इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। मैं मुतवस्सित तबके के एक ऐसे घराने में पैदा हुई कि जहां भूख की बीमारी को कोढ़ के मर्ज की तरह खूब छुपाया जाता है, तभी ज़ाहिरी सफ़ेद पोशी आदमी को घुन की तरह खाने लगती है। अब्बा भी हालात के भारी पाटों के बीच मुद्दत से पिस रहे थे, मगर उफ नहीं करते थे। शराफत और जाहिरदारी को कंद छुरियों से माशी मसाइल की बेरहम फौज का मुकाबला करते करते वो निढाल हो चुके थे, यहाँ तक कि वो एक बोसीदा दीवार की मानंद ढह गए। जब वालिद साहब रिटायर हुए तो महंगाई ने हमको अपनी लपेट में ले लिया। सोने पे सुहागा कि उन्हीं दिनों तारीखी सैलाब ने रही सही कसर पूरी कर दी। एक पेंशन याफ्ता मदरसा माल अहलिया और 6 बच्चों के इस सैलाब के तुंद रेले से बुरी तरह मुतासर हुआ। 2 बच्चों की तालीम रही एक तरफ, अब तो मसला दाल रोटी का था और कोई जरिया मुआश भी ना था। बड़े भाई कॉलेज में ज़ेरे तालीम थे और मैट्रिक के बाद मैंने सिलाई सेंटर से 2 साल डिप्लोमा किया था, मगर कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। उन्हीं दिनों हुकूमत की जानिब से देहातों में कुछ दस्तकारी स्कूल खोले गए। ये ऐसे दूर अफ्तादा गांव में थे कि जहां शहर से हुनरमंद आने जाने से कतराते थे। हमारा शहर एक ऐसे ही देहात से मुल्हिक था। अपने हालात को महसूस करते हुए मैंने भी फैसला किया कि किसी देहात के सेंटर में मुलाजमत की खातिर दरख्वास्त गुजार दूं। हमारे ख़ानदान में उन दिनों किसी लड़की का मुलाजमत करना इंतहाई मायूब ख्याल किया जाता था, मगर बुरा हो मुफलिसी का कि अच्छे अच्छों से ऐसे फैसले करा देती है कि जो वो नहीं करना चाहते। कुछ रिश्तेदारों ने समझाया भी कि अभी हमारा मुआशरा इस काबिल नहीं हुआ कि शुरफा की बेटियां दूर देहातों में अकेली सफ़र करके जाएं। मुझको मगर अपने घर के मुआशी मसाइल की फिक्र थी। हर किसी की सुनी अनसुनी करती। अब्बा को राज़ी किया और उन्होंने अपने एक वाकिफकार से कहकर मुझको एक दस्तकारी स्कूल में लगवा दिया। स्कीम के तहत जिस कस्बे स्कूल में कायम किया जाना होता, वहाँ पहले एक कमेटी बनाई जाती जिसके सदर, सेक्रेटरी, खजांची वगैरह का चुनाव होता। ये कमेटी स्कूल के लिए मुफ्त इमारत फराहम करती और मुअल्लमात की रिहाइश का भी बंदोबस्त करती। करीबी आबादी के घरों से लड़कियों के वालिदैन को भी आमादा करना पड़ता कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजें। लोकल गवर्नमेंट सिर्फ मशीनें और ग्रांट मुहैया करती। मुअल्लमात को तनख्वाह के लिए कमेटी के सेक्रेटरी या सदर का दस्ते नगर होना पड़ता। इस मुफीद स्कीम का यही सुकम था कि इसकी मुअल्लमात मुकम्मल तौर पर मकामी कमेटियों के मेंबरान के रहमो करम पर होती। मैंने वालिद को हमरा चलकर साथ रहने पर आमादा किया और हिम्मत कर ली। जब पहली बार कस्बे के स्कूल गई तो सेक्रेटरी साहब मुझे अपने घर ले गए, जहां उनकी बीवी और बच्चियां मौजूद थीं। उन्होंने मुझको अपने मकान की छत पर बने चौबारे में ठहराया कि अभी स्कूल की इमारत ज़ेरे तामीर है। ये सेक्रेटरी साहब मुझसे दुगनी उम्र के थे, मगर मुझे बाजी बाजी कहते ना थकते थे। मैं उनके घर में क़याम पजीर थी और वालिद साहब उनकी बैठक में होते थे, लेकिन वो अपना ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारते क्योंकि दर्स व तदरीस उनका पेशा रहा था और सैकड़ों तलबा और तालिबात को कुरान पाक पढ़ाया करते थे। यहाँ भी फ़ी सबीलिल्लाह यही नेक काम करने लगे। मैं जल्द ही घबरा गई। सेक्रेटरी साहब के घर रहना अजाब था कि वो मेरे ज़ाती मामलात में भी मुदाखलत करते थे। मसलन मेरे मामू इसी कस्बे के स्कूल में पढ़ाते थे, मगर मुझको उनके यहाँ जाने या रहने की इजाज़त ना थी। खुदा खुदा करके मुअल्लिमा की रिहाइश के लिए कमरा बन गया और मैं वहाँ शिफ्ट हो गई। मकामी लड़कियाँ जो घरों से बिल्कुल नहीं निकलती थी वो भी आने लगी। मेरा दिल काम में लग गया। स्कूल टाइम में अब्बा जी मस्जिद में रहते और छुट्टी के बाद जब वो अपने घर को चली जाती, वालिद साहब मेरे पास आ जाते, लेकिन नमाज के वक्त वो फिर मस्जिद चले जाते और मैं अकेली रह जाती। रात के वक्त मेरे वालिद स्कूल में और मैं अपनी एक शागिर्द लड़की के घर जाकर सोती थी, जहाँ पूरी फैमिली रहती थी। इन हालात में देहात में हुनर सिखाने की खिदमत को एक जज्बे के साथ सरअंजाम दे रही थी। ये इतवार का दिन था, स्कूल में छुट्टी थी। वालिद साहब जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद गए हुए थे। सेक्रेटरी साहब आ गए। उनके हाथों में 4-5 लिफाफे थे। कहने लगे, मोहतरमा, ये तमाम खतूत मैंने पढ़ लिए हैं और अब तुमको न मिलेंगे। औरों पर ये इनायतें और हम महरूम रहें। हम भी तो सीने में दिल रखते हैं। अब अगर तुमने इल्तफात से काम ना लिया तो मैं इन खतूत से तुमको बदनाम कर दूंगा।
नौकरी तो खत्म हो ही जाएगी, रुसवाई अलग। बात मेरी समझ में नहीं आई। खतूत तो मेरे घर वालों के हो सकते थे या रिश्तेदारों में से किसी के। इसमें तो ऐसी कोई बात न थी कि बदनामी का बायस बनती। फिर ये शख्स मुझको किस बात की धमकी दे रहा था? वो तो मुझको धमकी देकर चला गया और मैं सर पकड़कर बैठ गई। जरूरत के अलावा एक जज्बे के तहत देहात में नौकरी करने आई थी, यहाँ उल्टा लेने के देने पड़ गए। अब फुप्पो, खाला और खालू की बातें याद आईं कि देहात में नौकरी करने जा रही हो जहाँ औरत को तहफ्फुज़ हासिल नहीं। कुछ दिन गुजरे। एक रोज मैं रिहाइशगाह के सहन में चारपाई पर बैठी थी कि अब्बा जी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हुए थे कि सेक्रेटरी साहब आ गए। हाथ में फाइल थी। कहने लगे, इस पर दस्तखत कराने हैं, तुम्हारी तनख्वाह की बाबत है। मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई। सेक्रेटरी साहब, मैं आपको बड़ा भाई समझती हूँ, आप अपनी बहन से फासला रखिए। क्या हो गया है आपको? तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये कहकर मेरी जानिब बढ़े और मैंने तभी उनको उल्टे हाथ का थप्पड़ रसीद कर दिया। वो चकरा गए। शायद मुझसे इतनी हिम्मत की उम्मीद ना थी उन्हें। ये शुक्र है कि स्कूल की चारदीवारी में नस्ब गेट खुला हुआ था, वरना जाने वो क्या कर गुजरते। फौरन भागकर कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। वो उल्टे कदमों वापस चला गया और कई दिन तक स्कूल का रुख न किया। अब गुमगू में थी कि वालिद साहब से बात करूं या ना करूं। मेरी खातिर ही तो वो इस उम्र में घर से दूर रह रहे थे। बिलाशुबा फौरन कहती कि नौकरी छोड़ दो, जबकि मैं हिम्मत से हालात का मुकाबला करना चाहती थी। सेक्रेटरी साहब की भांजी भी दस्तकारी सीखने आती थी। उन्होंने इसको स्कूल भेजना बंद कर दिया। अपनी जानने वाली चंद फैमिलीज को रोका कि जिनकी लड़कियां उनके तवस्सुस से स्कूल आ रही थी, ताकि मतलूबा तादाद पूरी ना रहे और स्कीम नाकाम हो जाए। जब उन्होंने इसकी बातों पर कान ना धरे तो मेरे किरदार के बारे में गलत बातें करने लगा। मकामी लोगों की नज़रों में ये ठीक आदमी ना था। उस पर उसके प्रोपेगेंडे का असर ना हुआ, बल्कि उन्होंने दबी जबान से कहना शुरू कर दिया कि उस्तानी तो अच्छी है, इसका बूढ़ा बाप नेक आदमी है, बच्चों को मस्जिद में बिला मुआवजा कुरान पढ़ाता है, बेटी के साथ देहात में रहना कबूल किया। इस सेक्रेटरी को बदलना चाहिए। स्कूल में 2 लड़कियां एक साबिक फौजी के घर से भी आती थी, मेरी हम उम्र थी। इसी वजह से मेरी सहेलियां बन गई। ये दोनों शादीशुदा थी। परेशान देखा तो पूछा कि क्या परेशानी है। मैंने सारी बात कह दी। खदशा भी बता दिया कि शायद वालिद साहब अब मुझको नौकरी न करना दें और वापस ले जाएं। उन्होंने अपने शौहरों से कहकर मदद करने की पेशकश की। बाकी लड़कियों ने भी मेरी बात सुनी। सभी परेशान हो गई। दूसरे रोज मैं वालिद साहब के हमरा उस साबिक फौजी के घर गई। वालिद साहब ने उनसे तमाम अहवाल बयान किया। इस भले मानस ने मदद का वादा किया। अगले रोज सेक्रेटरी साहब ने मुझको नोटिस भिजवा दिया कि फिलहाल फंड जमा हो रहा है, लिहाजा काम करना है तो बगैर तनख्वाह के करो। जब फंड मिल जाएंगे तनख्वाह तभी मिलेगी। इत्तेफाक से वालिद साहब के हाथ में ये नोटिस था कि वो फौजी साहब वहां आ गए। उन्होंने ये नोटिस पढ़ लिया। वो इस गैर कानूनी इक़दाम पर सेक्रेटरी साहब के गले पड़ गए। कहा कि इस इलाके में जहाँ कोई आना भी पसंद नहीं करता, ये बच्ची रजाकाराना आ गई है और तुम इसके साथ ये बर्ताव कर रहे हो। तुमको शर्म आनी चाहिए। इसी नेक इंसान ने कौंसिल जाकर करारदाद पास कराई और डीसी साहब को भिजवा दी, जो इस तामीरी प्रोग्राम के निगरान थे। उन्होंने फौरी तौर पर फील्ड ऑफिसर मुकर्रर किया। ताहम वालिद साहब इस झगड़े से घबरा गए, मुझसे इस्तीफा दिलवाया और घर लिया। अब इलाके के लोगों को अहवाल पता चला तो सेक्रेटरी साहब पर बन गई। वो हमारे घर आए, वालिद साहब के पांव पकड़ लिए कि मैं बाल बच्चेदार हूँ, खुदारा माफ़ी दे दीजिए। केस पुलिस तक कोई ले गया, ऊपर चला गया, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इंसानी हमदर्दी से मजबूर होकर वालिद साहब ने फील्ड ऑफिसर को राजीनामा लिखवा दिया। उसी साबिक फौजी की मेहरबानी से मुझे एक नज़दीकी कस्बे में तैनात कर दिया गया। जल्दी यहाँ के सेक्रेटरी के तेवर भी तीखे होने लगे। स्कूल की छुट्टी के बाद जब तालिबात घर चली जाती, गुमनाम खतूत स्कूल में आ गिरते, कभी पत्थर अंदर आ पड़ते। पता चला कि पुराने सेक्रेटरी उनके दोस्त हैं और वही यहाँ के सेक्रेटरी से ये सब कुछ करवा रहे हैं, जिसको वालिद साहब ने अपनी नेक नीयत तबीयत की वजह से मुआफ़ किया था। उसने फिर से मेरे खिलाफ मकामी लोगों को बज़्ज़न करने और मुझको रुस्वा करने का बेड़ा उठा लिया। उसके मुंह पर जो थप्पड़ मैंने रसीद किया था, जिसकी ज़र्ब को वो अभी तक भुला नहीं सका था। दुनिया बुरी जगह है, इसी कारण कहलाती है कि यहाँ बद अच्छा और बदनाम बुरा होता है। उस बदबख्त ने मुझको घर घर बदनाम करने की साजिश करके मेरा इस देहात में भी नौकरी करना दोभर कर दिया। इस किस्से का अख्ताम बिलाखिर इस तरह हुआ कि रमज़ान शरीफ का महीना आ गया।
27ویں کی رات لوگ ختم قرآن کی خاطر مسجد میں جمع تھے۔ میرے والد بھی وہاں موجود تھے۔ تبھی 3-4 بدماش قسم کے آدمی دیوار پھلانگ کر اسکول کے احاطے میں آ گئے۔ ست شکر میں جاگ رہی تھی، مصلے پر بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ آہٹ سن کر ڈر گئی اور کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی اور شور مچایا۔ پڑوس میں عورتیں عبادت کی وجہ سے جاگ رہی تھیں اور ان کے مرد بھی مسجد میں تھے۔ میرا شور سن کر انہوں نے بھی شور مچایا اور آوازیں دینے لگی۔ تب وہ احاطے میں ڈرانے والے بھاگ گئے۔ جب والد صاحب آئے، دروازہ کھلوایا، میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اندر کمرے میں بند رہنے سے سر سے پاؤں تک پسینے میں نہائی ہوئی تھی، جبکہ غضب کی گرمی میں دیہات میں جہاں بجلی نہ ہو، بغیر پنکھے کمرے میں اتنی دیر کوئی بند نہیں رہ سکتا۔ میں اپنے گھر کی معاشی حالات میں ہاتھ بٹانے چلی تھی اور ذہنی مریض ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ست شکر کے 1 سال بعد میرے بھائی کی تعلیم مکمل ہو گئی اور اس کی اسکول میں بطور استاد تعیناتی ہو گئی، تو ہمارے جینے کا آسرا ہو گیا۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ چراغ جلانے چلی تھی، دامن میں اندھیرے سمیٹ لائے۔ نوکری کر کے میں نے کون سا ایسا جرم کیا تھا کہ بدنامی کی صورت جس کی سزا ملی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔